दोस्तों नमस्कार। हाउसफुल शो विद नितिन के इस लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं हमारे गेस्ट स्पीकर पीयूष शर्मा जी कनाडा से। और आज हम बात करेंगे शहंशाह गजल तलत महमूद साहब के बारे में। तो शर्मा जी, आपका सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है थैंक यू कि आप। नितिन जी, नमस्कार। सब आपके सुनने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार और खैर मकदम। बताइए जी शर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि तलत साहब मूलतः लखनऊ के रहने वाले थे और एक पारंपरिक मुस्लिम फैमिली से थे वे। तो वो किस तरीके से उनका कोलकाता जाना हुआ और कैसे संगीत में वो आए और कैसे उनका नामकरण हुआ तपन कुमार। तो इस विषय में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो छोटी उम्र से उनको गायकी का बहुत शौक था और ये उनके घर वालों ने देख लिया था, इसलिए तो उनको मैरिज कॉलेज में एडमिट किया था ना। वो तो म्यूजिक का भातखंडे का जो कॉलेज है, वो तो कॉलेज, उसका नाम मैरिज कॉलेज बाद में पड़ गया, लेकिन नाम तो उसका भातखंडे का स्कूल था। तो उस स्कूल में उनकी जब इसमें एडमिशन जब उनकी हुई थी तो ऑब्वियसली तो वो म्यूजिक में थे इंटरेस्टेड, तभी हुई थी ना। और घर वालों ने भी तो होने ही दी थी। तो घर वाले तो देख रहे थे कि इसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में, तो इसको उसमें जाने देते हैं, स्कूल में जाके कुछ सीखेगा वो अच्छी तरह। तो उसी चक्कर में उनकी उस कॉलेज में इंटरव्यू हो गया। तो एंट्रेंस होने से वो म्यूजिक के साथ तो जुड़ ही गए थे। तो अब वो वहाँ जहाँ लखनऊ जहाँ रहते थे, वहाँ पर उनका मतलब वहाँ की रेडियो में, वहाँ के महफिलों में उनका गायन चलता रहता था। लेकिन उनको ये पता था कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है या मैं फिल्मों में या सिनेमा में गाना चाहता हूँ तो मुझे कलकत्ते जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कलकत्ता टैलेंट का सबसे बड़ा ये था, सेंटर था। सारी दुनिया फिल्म इंडस्ट्री थी हमारी। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री तो बता रहा हूँ, साला टैलेंट का सेंटर तो कलकत्ता ही था। तो जितने भी थे आपके पंजाब के भी लोग, जितने भी थे, पृथ्वीराज कपूर से शुरू करके केदार शर्मा, जितने सब कलकत्ते आ गए थे काम करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो ये चीज तो थी कि कलकत्ता वाज द मेन सेंटर। तो इसी के चक्कर में तलत महमूद साहब कलकत्ता आए थे और वो किसी की रेफरेंस के साथ उन्होंने जो फिरोजा बेगम थी कलकत्ते में गाने वाली, किसी की रेफरेंस के साथ वो पहले फिरोजा बेगम से मिले थे और उन्होंने उनको कमल दास गुप्ता से मिलाया। तो कमल दास गुप्ता तो बड़े नामी म्यूजिक डायरेक्टर थे उन दिनों के, लेकिन कमल दास गुप्ता को उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी और आवाज बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज को ट्रेन करेंगे और गाने रिकॉर्ड कराएंगे। तो शुरू में उन्होंने 2 या 3 गाने जो हैं वो हिंदी की, मतलब उर्दू की गजलें गाई हैं और कुछ रिकॉर्ड भी हुआ है। उसका अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद नहीं है। लेकिन वो उस समय जो रिकॉर्डिंग कंपनीज थी उन्होंने कहा कि ये आप इनसे बंगला गाने गवाइए। तो कमल दास गुप्ता ने इनसे कहा ठीक है बंगला गाने गवाते। तो उन्होंने कहा नहीं, पहला तो इनका फ्लॉप हो गया जो बजाया था या जो किया था, तो इनको इस नाम की आइडेंटिटी से करेंगे बंगला गाने तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको नाम मेरे ख्याल से तो तपन कुमार का जो नाम है वो कमल दास गुप्ता ने ही दिया है। तो फिर वो उनको नाम दिया गया कि तुम तपन कुमार के नाम से गाओ, क्योंकि उन दिनों शक्ल तो कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, सब रेडियो पे चलता था या रिकॉर्ड निकलते थे। तो आप या रेडियो पे सुनेंगे या आप रिकॉर्ड खरीद के सुनेंगे, तो शक्ल तो है नहीं आपको कोई आइडेंटिटी। तो तपन कुमार के नाम से इन्होंने बंगला गाने शुरू किए और मेरे ख्याल से करीब करीब 40 गाने गाए इन्होंने बंगला के। दो एलपी तो मेरे पास ही हैं उनके बंगला वाले, तो उससे ज्यादा भी हैं अवेलेबल गाने। तो इतने गाने तो उन्होंने गाए होंगे जो कि अवेलेबल है मार्केट में तपन कुमार के नाम से। और ये तपन कुमार के नाम से बहुत पॉपुलर सिंगर हो गए थे अपने उस जमाने में। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अपनी सास से ये बात पूछी थी, तो मेरी सास इनके गाने बताया करती थी कि ये हमारा फेवरेट ये गाना था, हमारा फेवरेट वो गाना था। और दूटी पाखी दूटी तीरे तो सबसे पॉपुलर गाना था इनका, सभी गाया करते थे उन दिनों में। तो मैंने जब अपनी सास से गाने के बारे में बताया तो वो बोलती, हैरान हो गई, कहती तुमको कैसे पता, ये तो हमारे टाइम का गाना है।
तो मैंने कहा मेरे पास है ये गाना, मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। तो कहती हाँ ये, तो मैंने इनको बताया कि ये तलत महमूद हैं जो बॉम्बे जाके, तो कहती नहीं हो ही नहीं सकता, वो हमारे तपन कुमार अलग थे। तो ये एक इनकी जो आइडेंटिटी थी ना बंगाल में, हाँ ये ठीक है, बाद में तो सबको पता चल ही गया था कि तलत महमूद ही है, लेकिन इनकी आइडेंटिटी बंगाल में जो है वो एक अच्छे बहुत पॉपुलर सिंगर की तरह बैठ गई थी। यूं कहा जा सकता है कि अगर ये बॉम्बे ना आते तो ये बंगला फिल्मों में तो अच्छे सिंगर की तरह एस्टैब्लिश हो जाते, ये कहा जा सकता है। पर इनके गानों के अंदर ये सच बात है कि बहुत लोगों ने म्यूजिक दिया हुआ है, अलग अलग दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी दिया हुआ है, पर इनको पॉलिश करने में सबसे ज्यादा कमल दासगुप्ता का हाथ था। और कानन देवी इस बात को बताती हैं कि इनसे ज्यादा जेंटलमैन, शरीफ और अच्छा सिंगर जिसकी आवाज में शराफत छलकती थी, वो कहती है इनसे अच्छा तो कोई ऐसा था ही नहीं सिंगर, कानन देवी कहती है जी। तो ये इस तरह से बॉम्बे में सेटअप हो गए और नाम इनका बन गया तपन कुमार। जी जी। और तलत महमूद साहब काफी हैंडसम भी थे। हाँ, तो बहुत गुड लुकिंग, फिल्मों में भी काम किया उन्होंने जी। बहुत गुड लुकिंग थे, बहुत ही गुड लुकिंग थे, इसको डाउट नहीं है, बहुत एकदम हीरो लगते ही थे, हीरो लगते थे जी। तो उन्होंने फिल्मों में भी काम किया क्योंकि काफी अच्छे थे। बंगला में भी शायद 1 या 2 फिल्मों में काम किया है जी जी। हाँ। ओके। मगर हीरो की तरह नहीं, छोटा छोटा कोई रोल किया है बंगला में। तो कोलकाता में तलत साहब ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश सिंगर बन चुके थे तपन कुमार के नाम से। फिर शर्मा जी उनका बम्बई की ओर रुख कैसे हुआ और वहां फिर कैसे उनको ब्रेक मिला और कैसे करियर आगे बढ़ा? ये कलकत्ता में ही इन्होंने एक बंगालन से ही शादी की हुई थी। इनकी जो वाइफ थी उसकी मदर टंग बंगाली ही थी, शायद क्रिश्चियन थी इनकी वाइफ। हाँ जो भी थी इनकी वाइफ वो बंगाली ही थी। तो ये जो है तलत महमूद साहब का सेटल था कि मैं कलकत्ता में सेटल हो गया हूं, लेकिन क्योंकि अनिल विश्वास जो थे वो कलकत्ते आते जाते रहते थे, साल में 2 बार 1 बार कलकत्ता जाया ही करते थे, और वो इनको रिकॉर्ड्स भी सुनते थे और गाने भी सुनते थे, और फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ तो मिलके बैठ के जमावड़ा होता ही है, और उसमें भी चर्चा भी होती थी और इनको मिले भी थे कई बार। तो वो इनको बोल कर आए थे कि तुम मेरे पास बॉम्बे आ जाओ, मैं तुमको बॉम्बे में सिंगर बना दूंगा। ये मुझे अनिल दा कहते हैं कि 1944-45 की बात है। फिर बोलते हैं कि मैं दोबारा जब गया 46-47 में, तो फिर बोल कर आया कि भाई तलत तुम मेरे पास आ जाओ, वहां तुमको मैं सिंगर बना दूंगा जी, तुमको मैं बॉम्बे में बिल्कुल सिंगर बना दूंगा, तो मेरे पास। मगर इनको लगता था मैं तो अब जम गया हूं यहाँ पर, मैं क्यों जाऊं। लेकिन ये कहते हैं कि 1950 में, मुझे अनिल दा बताते हैं कि 1950 की बात है कि एक दिन सडनली मेरे दरवाजे पे ठक ठक करके खोला तो सामने तलत महमूद खड़े थे बॉम्बे में। कहते ये पता नहीं कैसे सडनली आ गए और मेरे घर पहुंचे। तो फिर पता चला, तलत ये अनिल दा बताते हैं कि पता चला कि इनकी वाइफ ने इंसिस्ट किया था कि बॉम्बे जाके ट्राई करो। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि तब तक न्यू थिएटर्स वगैरह खत्म हो चुके थे, और बंगाल की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री में से बहुत बड़ा एक्सोडस बंगालियों का बॉम्बे की तरफ हो चुका था। तो जितने भी बड़े बड़े इस तरह के जैसे बिमल रॉय थे, हेमंत कुमार थे, इस तरह के जो लोग थे, ये सब बॉम्बे की तरफ आ रहे थे। तो शायद इसके लिए ही इनकी वाइफ ने इनको इंसिस्ट किया था कि तुम बॉम्बे जाओ। तो अनिल दा कहते हैं कि सडनली मैंने एक दिन दरवाजा खोला और सामने खड़ा, कहते मैं आ गया हूँ, बनाओ मेरे को सिंगर। तो मैंने फिर इनको कहते पहले कुछ दिन तो ये हमारे साथ रहे थे अनिल दा के घर पे, अनिल दा के साथ। फिर अनिल दा ने अरेंजमेंट करके दिया और फिर अनिल दा ने इनको ऑब्वियसली पहला गाना गवाया, और उसके बाद तो इनका कोई लुक बैक था ही नहीं। तो बॉम्बे में सेटल हो गए। ये आप देखिए कि 1947 से लेके 1951 तक मुकेश हाईएस्ट पेड सिंगर थे जी। मुकेश वाज द हाईएस्ट पेड मेल सिंगर। लेकिन 51 से लेके 53 तक तलत महमूद बिकेम द हाईएस्ट पेड सिंगर। तलत महमूद ने टेक ओवर कर लिया इमीडिएटली।
और हाँ 53, शॉर्टर पीरियड में थे वो भी। तो ये 3 साल तो तलत महमूद नंबर 1 रहे एकदम टॉप पर। फिर जी 53 के बाद रफी साहब आ गए, जी। तो फिर तलत महमूद थोड़ा आउट हो गए। तो ये हुआ, एक्चुअल किस्सा यही था। जी जी। तलत महमूद साहब शहनशाह गजल कहलाते हैं, और गजल की विधा में वाकई में तलत साहब का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी जो आवाज में एक सॉफ्टनेस है, जो जरजरापन है, तो एक अलग ही प्रभाव देती है वो गजल में। तलत साहब एक बहुत बेहतरीन सिंगर थे, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया जब उनके कैरियर का पतन हो। तो शर्मा जी, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर देखिए मैं उनके हिस्से के गाने मिलने लगे मुकेश जी को या रफी साहब? देखिए मैं समझता हूँ कि तलत साहब को बहुत सीरियसली समझता हूँ, और मैं अपना विचार आपके सामने नहीं पेश कर रहा, सिर्फ मैं आपको जी बता रहा हूँ शम्मी कपूर की शब्दों में। शम्मी जी जी। कपूर ने इस चीज को एक अपने उसमें रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है। वो कहते थे कि मैंने तलत साहब को, जब वो लैला मजनू मेरी बन रही थी रफी साहब की, तो लैला मजनू में तो इन्होंने गाने गाए हैं तलत साहब ने शम्मी कपूर के लिए, जी चल दिया कारवां वगैरह जो गाने हैं। तो ये कहते हैं कि मेरे पैरेलल एक स्टूडियो में तलत साहब की शूटिंग चल रही थी, तो तलत साहब भी एक्ट कर रहे थे फिल्मों में। तो उन दिनों तलत साहब जो थे उनको फिल्म के रोल बहुत मिलने शुरू हो गए थे, क्योंकि ये बहुत गुड लुकिंग बहुत थे। और ये हैंडसम। किसी भी जगह पार्टी वार्टी में जाते थे तो एकदम लड़कियां औरतें इनको घेर के पकड़ लेती थी एकदम, ये इतने ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते थे इनकी तरफ। और उसके ऊपर से जी। गाते गाते बहुत अच्छा थे, तो और तो हम्म चाहिए नहीं कुछ। तो उन दिनों एक्टिंग के, अब ये दिलीप कुमार ने इनको कहा था कि या तो तुम एक्टिंग करो और या मेरे लिए गाओगे, क्योंकि हम्म। अगर तुम एक्टिंग करोगे तो फिर मैं तुमको अपनी आवाज नहीं बना सकता, मैं तुमको अपनी आवाज में गाने नहीं दूंगा। हालांकि शुरू में ये दिलीप कुमार की आवाज में सेट हो गए थे, लेकिन फिर ये दिलीप कुमार की वार्निंग देने के बावजूद इन्होंने कहा नहीं, मैं एक्टिंग करूंगा हीरो, क्योंकि मुझको हीरो के रोल मिल रहे हैं। तो शम्मी कपूर साहब कहते हैं कि जब ये मैंने देखा ये पैरेलल स्टूडियो में रिकॉर्ड अपनी शूटिंग कर रहे हैं, तो मैं विजिट करने चला गया वहां पर, और फिर मैंने इनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आपकी इतनी मखमली इतनी सुंदर आवाज है, उसको मेंटेन करो। आप अगर स्टूडियो में एक्टिंग करोगे हम लोगों की तरह तो आपकी आवाज खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको डायलॉग कभी जोर से चिल्ला के बोलना पड़ता है, कभी आवाज जोर से करनी पड़ती है, कभी माइक्रोफोन बहुत दूर पड़ा है, हीरो हीरोइन दोनों बात कर रहे हैं तो जोर से बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें करने में, और दूसरी बात यह है कि जो फिल्मों के डायलॉग होते हैं वो म्यूजिकल डायलॉग तो होते नहीं, या जी। ट्यून में या सुर में तो होते नहीं। तो आप तो वो बोल रहे हैं जो कि हम सब बोलते हैं, तो कर्कश हो जाएगी, आपकी आवाज बिगड़ जाएगी। तो शम्मी कपूर कहता है कि इन्होंने मेरी बात को माना नहीं, लेकिन ये एक्ट करते रहे, इसीलिए इनकी आवाज बिगड़ गई। इनकी आवाज के अंदर जो खासियत थी, खसूसियत थी, वो जो खूबी थी इनकी ना, वो एक्टिंग करने के चक्कर में इनकी आवाज जो है वो थोड़ी बिगड़ गई। बिगड़ के यूं हुई आवाज कि इनकी आवाज के अंदर थोड़ी वीकनेस आ गई। फिर लगने लगा कि अब कमजोर आवाज है, शायद ये गाना नहीं गा पाएंगे। तो जब ये लगने लगा तो फिर इनके गाने जो हैं वो दूसरों को मिलने शुरू हो गए। और एक चीज और हुई, वो ये हुई कि ये जब फिल्मों की एक्टिंग कर रहे थे तो ये हमेशा रिकॉर्डिंग के लिए अवेलेबल भी नहीं होते थे, कि कभी ये शूटिंग के चक्कर में कहीं बनारस चले गए, कभी शूटिंग के चक्कर में पूना गए हुए हैं, कभी दिल्ली गए हुए हैं, तो ये कैसे अवेलेबल होंगे रिकॉर्डिंग के लिए। तो इस चक्कर में भी थोड़ा इनका डाउनफॉल हो गया। तो अगर ये एक्टिंग का परस्यू ना करते तो ये बहुत लंबे लंबे टाइम तक हमारे साथ उस तरह रहते जैसे हम चाहते थे। जी जी। मैंने शर्मा जी कहीं पढ़ा था कि बेजू बावरा में नौशाद साहब इनसे गवाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा वहां पे घटना घटी कि ये रिकॉर्डिंग के दौरान बाहर जाकर के सिगरेट पी रहे थे, और नौशाद साहब ने इन्हें देख लिया। और सिगरेट पीना भी इनके कैरियर के खिलाफ गया, क्योंकि चेन स्मोकर थे तलत साहब। हाँ, ये तो कहते ही हैं कि नौशाद साहब को अच्छा नहीं लगा था कि मेरे सामने या मेरे पास कोई सिगरेट पी रहा है, और वो जी भी कोई जो मेरे से यंग है या मेरे से रुतबे में कम है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन ये सबके साथ तो हो नहीं सकता, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स तो केयर नहीं करते होंगे इतना। जी। लेकिन जो भी है, ये नौशाद के साथ तो ऐसा हुआ ही था।
और नौशाद के साथ दूसरी बात ये हुई थी कि दिलीप कुमार ने जब इनकी आवाज को लेना मना कर दिया तो दिलीप कुमार और नौशाद की जोड़ी में फिर तलत महमूद फिट नहीं हुए ना, तो फिर इस तरह भी वो थोड़ा इनके करियर को हर्ट हो गया। और आपने भी शुरुआत में बताया था कि तलत महमूद साहब एक परफेक्ट जेंटलमैन थे। थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व पर भी आप प्रकाश डालें, कैसे व्यक्ति थे वो। और मैंने सुना है कि उनके रफ़ी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। रफ़ी साहब का जब इंतकाल हुआ था तब तलत महमूद साहब का ये वक्तव्य था, स्टेटमेंट था कि इतने अच्छे व्यक्ति थे रफ़ी साहब, आप ऊपर वाले आप मुझे उठा लेते, उनको रहने देते, ऐसा कुछ कहा था। देखिए, तलत साहब बहुत ही डिसेंट और बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब ये कहा जाए कि जो लखनऊ की तहजीब है, कल्चर है ना, वो 100% इनके अंदर समाया हुआ था। उसके बाद नंबर 2 ये बात कह दी जाए कि बंगाल ने भी इनको वो चीज सिखाई थी। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे और सिंपल और शरीफ इंसान थे, और ये चीज उनकी शख्सियत, उनकी शक्ल सूरत से टपकती थी। तो ये चीज अट्रैक्ट करती थी, इसलिए तो लोग उनको हीरो की तरह भी लेना चाहते थे ना। लेकिन ये समझ लीजिए इस बात को कि पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत ही शरीफ और अच्छे इंसान थे। कभी किसी से कोई खिटपिट हुई हो या किसी ने कुछ गलत कुछ बात बोली हो, कुछ का, अब देखिए सज्जाद मियां इनको गलत महमूद कह बुलाते थे, राइट। लेकिन उनके गलत महमूद बुलाने के बावजूद भी तो उनके लिए सारे गाने गाए हैं ना इन्होंने। शुरू में भी गाए और अखीरली फिल्म में भी तो गाए ना, रुस्तम सोहराब में भी। तो ये तो गाते, ये तो था नहीं कि कोई गुस्सा करेंगे या नाराज होंगे, ऐसा कुछ तो था ही नहीं इनके अंदर। तो ऐसी कोई बात इनके अंदर थी ही नहीं। ये बहुत ही शरीफ और सिंपल इंसान थे, अपने काम से काम। और आपने ठीक कहा है, रफी साहब नहीं, इनका सबके साथ बहुत अच्छा था। इनका किशोर कुमार के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी। हाँ, किशोरदा बहुत इज्जत करते थे। हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों की, किशोरदा के साथ भी। तो ये नहीं था कि इनके साथ कोई झगड़ा पकड़ा तो था ही नहीं। जी, मैंने एक किस्सा भी सुना था, आपने अच्छा भी किशोरदा का नाम याद दिलाया। किशोरदा का कोई कॉन्सर्ट होना था और तलत साहब की बिटिया ने उनसे ये फरमाइश की कि मेरे को किशोरदा के इस कॉन्सर्ट में जाना है। और उन्होंने फिर टिकट खरीदी और वो बैठे हुए थे और किसी ने किशोरदा को ये इन्फॉर्म कर दिया कि तलत साहब बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में बेटी के साथ। तो किशोरदा ने खुद माइक से अनाउंस किया कि तलत साहब आप ऊपर आइए, मंच पर बैठिए, आपकी जगह यहाँ है, आप वहां मत बैठिए। ठीक बात। ऐसा इज्जत थी किशोरदा के मन में भी। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं, देखिए, आप एक एग्जाम्पल ले लिए जहान आरा का। मदन मोहन ने कहा था कि मैं जहान आरा में तलत साहब को दोबारा गवाऊंगा, ताकि मतलब गैप के बाद दोबारा गवाऊंगा, ताकि वो इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड रहें और चलते रहें। जी। तो इसी के लिए उन्होंने जहान आरा में 3 या 4 गाने तलत महमूद से गवाए थे। लेकिन मदन मोहन ने गलती ये कर दी कि इसके अलावा 2 गाने रफी से भी गवा लिए, और सभी कुछ भरत भूषण के ऊपर ही था। तो जैसे ही ये हो गया तो लोगों ने रफी के साथ इनकी कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि कंपैरिजन आपको सामने दिख रही है, एक ही फिल्म में एक ही हीरो के ऊपर एक ही तरह के गाने गाए जा रहे हैं। तो उस कंपैरिजन में तलत महमूद साहब बहुत बुरी तरह मार खा गए। तो जहान आरा के बाद तो इनका जो करियर है ना, वो एकदम ही डूब गया, एकदम डूब गया। इसके अलावा आपको याद होगा कि वो फिल्म थी एक देवानंद की फिल्म, रूप की रानी चोरों का राजा। जी जी जी। उसमें शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, उसमें एच.एस. रवेल की फिल्म थी वो। तो रवेल साहब ने रिक्वेस्ट की थी शंकर जयकिशन को कि इसमें तलत को यूज करिए, लेकिन वो इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो गए गाने कि शंकर जयकिशन ने तो कानों में हाथ लगा लिया कि हम कभी तलत को तो यूज करेंगे ही नहीं। तो ये कुछ चीजें जो इंसिडेंट्स हो गए ना इनके साथ, उसने इनके करियर को खराब कर दिया। और फिर इनकी आवाज में वो वीकनेस भी आनी शुरू हो गई। आपको जहान आरा में सुनती है, इनकी आवाज में वीकनेस सुनाई देती है। जी। तो वीकनेस भी आनी शुरू हो गई। तो फिर वो बस वो इस चक्कर में ये आउट हो गए। मैंने तलत महमूद साहब से साथ मैंने 3 बार फोन पे बात की है। मैं मिला नहीं कभी मैं, पर मैंने फोन पे 3 बार उनसे बात की है।
और बड़े जी बड़े बड़े ही, उन दिनों तक तो खैर मैंने 1983-84 की मैं बात की है इनसे, तब तक जी। तो इनकी आवाज में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, बड़े आस्ते आस्ते और रुक रुक के बात किया करते थे, तो क्योंकि गले में इनके कैंसर हो गया था शायद, हाँ, तो वो फिर। पर 1987 में हेमलता जी के साथ वापस इनकी वापसी हुई थी। 87 में कोई हाँ एल्बम ये, आया था हाँ जी। तो ये प्राइवेट गाने और ये दूसरी चीजें तो स्टेज शोज तो कर ही रहे थे ना, जी जी। वो तो चल ही रहा था इनका। शर्मा जी, आप तलत महमूद साहब को भारतीय फिल्म संगीत में गायक के बतौर कहाँ पाते हैं, या क्या स्थान आप समझते हैं बहुत उनका? बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा स्थान। जी जी जो दिल को सुकून मिलता है ना इनके गाने सुनकर, जी इनकी जो वेलवेट वाली आवाज है ना, एकदम मुलायम और मखमली आवाज, वो सीधी दिल तक पहुंचती है और वो जी। बहुत असर करती है जहन को और दिल को, दोनों को। और वो असर यूं करती है दिमाग को भी और दिल को कि वो लगता है कि बड़ा आराम और सुकून मिल रहा है, तलत को सुनते रहिए। फिर दूसरे किसी को सुनने से लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, हम्म। ये बहुत अच्छा चल रहा था, तो यूं एक एहसास होता है। तलत महमूद की जगह बहुत बहुत ऊंची जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और एक तरह से अगर ये देखा जाए कि फिल्म में जैसे गाने होते हैं फिल्मों में, और हर तरह के गाने होते हैं, तो कभी आप जॉनी वॉकर के लिए गा रहे हो, कभी आप एक भिखारी के लिए गा रहे हो, कभी आप बैकग्राउंड गा रहे हो, कभी आप कोई एक्स्ट्रा है उसके लिए गा रहे हो, तमाशिया आदमी के लिए गा रहे हो, कभी हीरो के लिए गा रहे हो, कभी गजल गा रहे हो, कभी आप कवाली हर तरह के गाने होते हैं फिल्मों में। जी ये तो बहुत अच्छा है कि तलत साहब को हर तरह के गाने ना मिलने गाने के लिए, ना इन्होंने गाए, हम्म। क्योंकि इनकी जो स्पेशलिटी थी ना, वो स्पेशलिटी इन्होंने मेंटेन की। तो उस जी। स्पेशलिटी के कारण ही तो हम इनको आज भी याद करते हैं और सोचते हैं वाह, इस मामले में तलत का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, यही उनका तो, अपना जॉनर। हाँ है ना, तो यही हम समझते हैं। तो तलत की जगह तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है हमारे फिल्मी गानों सिंगर्स के बीच में भी और फिल्म म्यूजिक के बीच में भी, उसको तो कभी मिटाया नहीं जा सकता। जी। तो ये शर्मा जी, बहुत ये धन्यवाद आपका। ये एक आपने दूसरी बात है, ये दूसरी बात है कि कुछ गाने क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग का स्टाइल पुराना हो गया है या उनकी साउंड सिस्टम पुराना है, तो लोग नहीं सुनते या उसको रिवाइव नहीं करते दोबारा, तो लोग नहीं सुनते। लेकिन जो पसंद करने वाले लोग हैं हमारे जैसे, जो म्यूजिक के लवर हैं, उनके लिए तो तलत इज अ वेरी 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 लवेबल वॉइस। जी। हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम्म। हाँ जी, और मेरे पूछिए क्या। फादर भी बहुत सुनते थे तलत साहब। सब हम लोग सभी सुनते थे, हम लोग के सबके पेरेंट्स सुनते थे। जी जी जी। तो शर्मा जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की हमसे तलत साहब के बारे में। ठीक है, जो और आप, बिल्कुल ठीक। तलत महमूद साहब एक अमर गायक हैं। हमेशा जो भी संगीत प्रेमी हैं, जो वास्तविक संगीत प्रेमी हैं, वो हमेशा उनके गीत सुनते रहेंगे। और आपका बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम अगली बार फिर से कोई एक नई हस्ती के विषय में वीडियो लेकर के आएंगे। और नमस्कार। Thank you, Nitin ji. Thank you for having me on your talk. Thank you very much.